हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। सो कैसे हैं आप सभी, कैसे चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन। आई नो एग्ज़ाम डे बाय डे आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए प्रिपरेशन में थोड़ा सा आप लोग लापरवाही कर रहे होंगे, लेकिन आपको लापरवाही नहीं करनी है। ओके, आपको अपनी जो पढ़ाई है उसे कंटिन्यू रखना है। रोज़ थोड़ा ही सही, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको खुद को टेस्ट करते रहना है कि क्या आप जो पढ़ा था अभी तक वो भूल तो नहीं गए। ओके, सो इस तरीके से आपको अपने प्रैक्टिस एंड रिवीजन पर फोकस करना चाहिए और पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, सो आज का ये सेशन होने वाला है आपका ईवीएस के क्वेश्चंस को लेकर, जो आपके एचटेट एग्ज़ाम में तीनों ही जो लेवल हैं टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन क्वेश्चंस को आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से क्वेश्चंस के आंसर करिए और देखिए कि इनमें से कितने क्वेश्चंस आपको पहले से आते थे, कितने से सही हुए। ओके, सो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा फॉर एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट एंड प्रैक्टिस एंड डिटेल वीडियोस। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है, जल में किस रोगजनक सूक्ष्म जीव की उपस्थिति संदूषण का संकेत है? जल में किस रोगजनक सूक्ष्म जीव की उपस्थिति संदूषण का संकेत है? ऑप्शंस हैं आपके कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, कोलेरा, स्पाइरोगायरा या फिर वॉल्वॉक्स। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? सो अगर बात करें संकेतक जीव की, तो ये आपके सूक्ष्म जीव होते हैं। ओके, जिनकी जल में उपस्थिति आपको ये बताती है कि जो जल है उसमें रोग उत्पन्न वाले कीटाणुओं की जो उपस्थिति है वो वहाँ पर हैं, और इस संकेत से आप जो हैं अलर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो जल में किस रोगजनक सूक्ष्म जीव की उपस्थिति होती है, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इसको आप एस्चेरिचिया कोलाई भी आपको लिखा मिल सकता है इसका नाम। ओके, एस्चेरिचिया कोलाई या फिर कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। सो ये आपको देखने को मिलेगा, दोनों ही में से कोई एक नाम होगा। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सो क्वेश्चन है, स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? क्या होगा करेक्ट आंसर? %45, 10%, 1% या फिर 99%? क्या होगा करेक्ट आंसर? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1%। ओके, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा एक्शन प्लान चरण 2 में शामिल नहीं है? झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा? कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा? सो इन सभी राज्यों में कई एक जो सिटी हैं वो शामिल हैं, जैसे उत्तराखंड का हरिद्वार, ऋषिकेश एक्सेट्रा, उत्तर प्रदेश का आगरा, इटावा, गाजियाबाद, मथुरा, ये सब जो शहर हैं ये इस प्लान के तहत इसमें शामिल हैं। यहाँ आपसे राज्य के बारे में पूछा है, तो जो राज्य है वो आपका हरियाणा भी शामिल है, इसलिए ये आपके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, एंड जो शामिल नहीं है उसका नाम है मध्य प्रदेश। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, मध्य प्रदेश गंगा एक्शन प्लान 2nd स्टेज में शामिल नहीं है। राइट, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन है, ज़मीन पर जीवन का निर्धारण करने वाले प्रमुख संसाधन हैं। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा और HTET की प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसमें आपके प्रैक्टिस सेट डिटेल वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है, मैराथन क्लासेस भी हैं, आप उन्हें देखकर अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। ऑप्शंस आपको दिए हैं, मिट्टी की प्रकृति, जल, तापमान या फिर मिट्टी का pH मान। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ज़मीन पर जीवन का निर्धारण करने वाले प्रमुख संसाधन हैं? ज़मीन पर जीवन का निर्धारण करने वाले प्रमुख संसाधन हैं। ओके, होता ये है कि जो अलग अलग जीव है वो अलग अलग वर्षा, आर्द्रता और सूर्य के प्रकाश को यूज़ करता है और उसके जो विशिष्ट श्रेणी है उनमें वो जीवित रहता है। ओके, यहाँ पर जो तापमान है वो भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, यानी जो जीव है वो तापमान, वर्षा, ह्यूमिडिटी, सनलाइट, इन सभी जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं जीवन के लिए। ठीक है, जीव के लिए। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये आपका, ये समझिए कि फ्री का नंबर है अगर आपको ये आता है। क्वेश्चन है, बायोगैस का प्रमुख घटक है H2S, N2O, CO2 या फिर CH4। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? बायोगैस का जो प्रमुख घटक है वो आपको बताना है। बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है, ये हम सभी को पता होगा। इसे गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बायोगैस का जो उत्पादन है वो जानवरों और पौधों के जैविक कचरे से, उसके माध्यम से होता है। ठीक है, एंड इसमें जो मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट होता है वो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो मीथेन है वो आपका बायोगैस का प्रमुख घटक है, यानी CH4 मीथेन। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बायोगैस का प्रमुख घटक है मीथेन बायोगैस। ओके, बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य था? पंडित नेकीराम शर्मा, सर छोटू राम, श्री रणबीर सिंह हुड्डा, श्री शेर सिंह। ओके, क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। संविधान से रिलेटेड कुछ आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि संविधान का जो निर्माण है उसमें कुल कितना टाइम लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय यहाँ पर आपको लगा था। ठीक है, एंड जो शामिल थे संविधान सभा के सदस्य वो हैं श्री रणबीर सिंह हुड्डा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक ताज़ा अंडा शुद्ध जल में डूबता है जबकि यह संतृप्त लवणीय जल में तैरता है। यह डैश के कारण होता है, किस चीज़ के कारण होता है? अंडे के खोल के अंदर द्रव पदार्थ, शुद्ध जल के उच्च घनत्व, खारे जल के उच्च घनत्व, या अंडे का खोल कैल्शियम से बना होता है जो शुद्ध जल से हल्का होता है। क्या कारण है आपको बताना है। ओके, खारे जल के उच्च घनत्व, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ पर खारे जल का उच्च घनत्व इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला है, क्वेश्चन है कि आग्नेयाशय में डैश होता है। आग्नेयाशय में डैश होता है, क्या होता है आपको बताना है।
तो जो अग्न्याशय है उसे हम पैंक्रियास कहते हैं, पैंक्रियास। ओके, एंड क्या होता है इसमें, ऑप्शन दिए आपको कि केवल अंतःस्रावी कोशिकाएं, केवल बाह्यस्रावी कोशिकाएं, या फिर आपका 2 प्रकार की कोशिकाएं, बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी, है ना। तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। सो अगर पैंक्रियास की बात करें तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की क्रूशियल ग्लैंड होती है, ठीक है। ये हमारे हैंड के साइज़ की होती है, यानी जितना हमारा हैंड होता है उतना ये इसका साइज़ होता है, ओके। और स्पाइन के पास ये पाई जाती है, एंड इसका 2 इम्पॉर्टेंट काम होते हैं। इसका काम डाइजेशन में भी होता है, एंड इसका काम जो है वो हार्मोन प्रोडक्शन में भी होता है, ओके। हार्मोन जो है, इंसुलिन हार्मोन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन जो है, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, वो पैंक्रियास के द्वारा ही सिक्रेट होते हैं, रिलीज़ होते हैं। तो ये आपका दोनों ही टाइप का ग्लैंड है, बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अग्न्याशय यानी पैंक्रियास, जिसका जो साइज़ है वो अराउंड आपके पाम के बराबर होता है, एंड ये आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन में भी और हार्मोन प्रोडक्शन में भी। हार्मोन की बात करें तो यहाँ पर ये इंसुलिन नामक हार्मोन और ग्लूकागॉन जो ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है, दोनों में ही ये इम्पॉर्टेंट है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अग्न्याशय को लेकर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कभी कभी खाना पकाने के दौरान बर्तन का निचला भाग बाहर से काला हो जाता है, इसका अर्थ है कि खाना आवश्यकता से अधिक पका है, बर्तन इस्पात से बना है, ईंधन पूर्णतः नहीं जल रहा, प्रयुक्त ईंधन गैर परंपरागत है। सो अगर खाना पकाने के दौरान बर्तन का निचला हिस्सा बाहर से काला हो जाता है तो इसका अर्थ है कि अधजला ईंधन है, ओके, जो हाइड्रोकार्बन से बना है, यानी ईंधन पूर्णतः नहीं जल रहा है, ठीक है। इसलिए जो है ये कारण देखने को मिल रहा है बर्तन के रिगार्डिंग, ओके। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जनसंख्या तब मानव पूंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है, शिक्षा में, प्रशिक्षण में, चिकित्सा देखभाल में, या फिर सभी में। सो अगर आपके एग्ज़ाम में जब आपको लगे कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको डाउट है एंड वहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपके पास जब कोई भी रास्ता ना बचे तो आप इस वाले ऑप्शन को ज़रूर टिक करके आइएगा, ओके। ये आपकी एक ट्रिक है, ओके। तो ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके एग्ज़ाम में कि कभी कभी नहीं, अक्सर जो उपरोक्त सभी है वो आपका सही ऑप्शन होता है, ठीक है। सो अबव ऑल ये ऑप्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा तब जब आपको क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं आ रहा हो और कोई रास्ता ना बचा हो तो, ठीक है। सो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जनसंख्या तब मानव पूंजी बन जाती है जब इन सब में निवेश किया जाता है, ओके। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, दांतेवाड़ा जो हाल में ही माओत्स्की हमले के लिए खबरों में आया था, कहाँ स्थित है। दांतेवाड़ा जो हाल में ही माओत्स्की हमले के लिए खबरों में आया था, छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ओके। और इस शहर का नाम, ये जो दांतेवाड़ा नाम का ज़िला है, माँ दांतेश्वरी के नाम पर इसका जो नाम है वो रखा गया है, ठीक है। एंड ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, सो इस पर्टिकुलर क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ओके, एंड लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव विकास रिपोर्ट 2010 में भारत की रैंक क्या थी, ओके। सो अब आपको 2010 की और साथ साथ 2024 की भी याद रखनी होगी कि भारत की रैंक 2024 में क्या थी, ओके।
सबसे पहले 2010 देख लेते हैं। 2010 में 116 थी, 119 थी, 123 थी या 132 थी। मानव विकास रिपोर्ट जो है, मानव विकास सूचकांक, इसके साथ साथ आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग पूछी जाती है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ओके, सो अगर 2010 की बात करें तो जो 119 दिया है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, एंड अगर आपसे बात करें 2024 की, तो 2024 में जो भारत का यानी मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की जो रैंक है वो है आपकी 13th। ओके, एंड आपकी एक और रैंक इम्पॉर्टेंट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 84। ये दोनों ही रैंक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 84th रैंक है भारत की, एंड मानव विकास सूचकांक में 2024 में 13th रैंक है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, लेकिन इस क्वेश्चन से ज़्यादा अब आपका ये डेटा इम्पॉर्टेंट है। ओके, आपसे लेटेस्ट पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है कि यदि छड़ यानी स्टिक चुंबक को लंबाई में 4 भागों में काटा जाता है। ओके, मैग्नेटिक रॉड है, 4 भागों में बराबर काटा जाता है, तो ध्रुवों की कुल संख्या कितनी होगी? ओके, ऑप्शन है आपके 2, 4, 8 या फिर 6। तो यदि छड़ चुंबक को लंबाई में 4 भागों में काटा जाता है तो जो ध्रुव हैं हमारे यानी पोल्स हैं, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल अगर देखें तो 4 हमारे नॉर्थ पोल होंगे, ठीक है, एंड 4 ही हमारे उत्तरी ध्रुव होंगे, दक्षिणी ध्रुव होंगे। ओके, सो 4 टोटल हो गए 8 ध्रुव, राइट, 8 पोल्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा 8, थर्ड ऑप्शन। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 382, 324, 421 या फिर 518? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आपका 2011 का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से सारा ही जो जनगणना के क्वेश्चंस हैं समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सो 2011 की जनगणना यानी 2011 सेंसस, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इससे रिलेटेड जो है प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। तो आप अगर चैनल से नहीं जुड़े अभी तक तो जुड़ जाइएगा। ओके, जल्दी आपको सेंसस से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ओके, क्योंकि सेंसस से आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 382, ऑप्शन नंबर 1। सेंसस जो है आपका कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। आपका अभी सीएट एग्ज़ाम होगा, एचटेट है और वैकेंसी की जो आएगी, वैकेंसी का एग्ज़ाम होगा, तो सभी में नॉर्मली आपसे ये पूछा ही जाएगा। तो आपका ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, राइट। बढ़ते अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है जर्मन एकीकरण के पीछे मास्टरमाइंड किसे माना जाता है? फ्रेडरिक विलियम, गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, हिटलर। जर्मन एकीकरण के पीछे मास्टरमाइंड माना जाता है बिस्मार्क को। ऑटो वन बिस्मार्क इनका नाम है, ठीक है, इन्हें मास्टरमाइंड माना जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्त चाप का निर्माण होता है। मस्तिष्क, स्नायु, रीढ़ की हड्डी। अभिग्राहक, रीढ़ की हड्डी, स्नायु। स्नायु, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी। स्नायु, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी या फिर स्नायु, अभिग्राहक, रीढ़ की हड्डी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, अभिग्राहक, रीढ़ की हड्डी एंड देन स्नायु, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रासायनिक अभिक्रिया के लिए सही है?
जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है बताना आप सभी को। रासायनिक अभिक्रिया प्रतिवर्ती होती है। सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान ऊर्जा अवशोषित होती है। रासायनिक प्रतिक्रिया में रासायनिक आबंधों को तोड़ना और बनाना शामिल है, या फिर सभी। तो जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे यहाँ पर जो ऑप्शन है उपरोक्त सभी ये दिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये नहीं है। ठीक है, जब रासायनिक प्रतिक्रिया में रासायनिक आबंधों को तोड़ना और बनना शामिल है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स 4 टिक करेंगे तो उनका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। ओके, थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार के अभ्यास का उदाहरण नहीं है? पंजाब में बिहारी मजदूरों को रोजगार देना, ईसाई मिशनरियों द्वारा मिशन स्कूल की स्थापना करना, एक ही पद पर काम करने वाले पुरुष और महिलाओं को समान वेतन मिलता है, एक ही पद पर काम करने वाले पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन मिलता है, या फिर बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति में प्रवेश। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ओके, इनकी जो संख्या है वो पहले 7 थी, अभी ये जो संख्या है वो 6 है। ओके, सारी ही जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें जान लेते हैं। सबसे पहला होता है आपका समानता का अधिकार। आप एक जगह चाहें तो नोट कर लें, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच होता है। ठीक है, अगला होता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, यहाँ पर हम आर्टिकल्स लिख दे रहे हैं, आर्टिकल 14 से 18। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, यानी आर्टिकल 23 और 24। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28, राइट। नेक्स्ट है फिफ्थ इम्पॉर्टेंट संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30। ठीक है, आर्टिकल 29 एंड 30। ओके, और छठा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32। ये 6 जो हैं आपके वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये 6 आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कौन मौलिक अधिकार के अभ्यास का उदाहरण नहीं है, यानी बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति में प्रवेश, ये आपका इसका उदाहरण नहीं है। पैतृक संपत्ति में जो ये फंडामेंटल राइट था ये हटा दिया गया है। ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं है। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अगर बात करें संपत्ति का अधिकार, यानी जो पहले हमारा 7वां मौलिक अधिकार होता था संपत्ति का अधिकार। ओके, इसे 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट इसके द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसलिए वर्तमान में सिर्फ हमारे 6 फंडामेंटल राइट बचे हैं जो कि हम लोग प्रीवियसली अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी ये 7वां जो है संपत्ति का अधिकार ये नहीं है। ओके, सो बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? बहुत सरल क्वेश्चन है। कोणार्क मंदिर है ये आपका उड़ीसा में स्थित है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। बुद्ध का जन्म स्थान है अयोध्या, सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया। लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। लुम्बिनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जीवाणु का उपयोग जल प्रदूषण के संकेतक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है आपके स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस या फिर कॉलीफॉर्म। सो प्रीवियस क्वेश्चन में डिटेल में बताया गया था। ओके,
कॉलीफॉर्म यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का उपयोग जल प्रदूषण के एक संकेतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, लोदी राजवंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं? ओके, सो बात कर लेते हैं सभी ऑप्शंस के डिटेल की। तो सबसे पहला है बहलोल लोदी। पश्तून लोदी जनजाति के प्रमुख थे। 1451 में सुल्तान बने। ओके, पहले अफगान राजा थे। नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी। 1517 से 1526 तक शासन किया। लोदी वंश के दूसरे शासक थे, सिकंदर लोदी का पुत्र था। ठीक है। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी। तो बहलोल लोदी का पुत्र था और आगरा शहर की स्थापना की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे एंड करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा बहलोल लोदी। लोधी राजवंश की स्थापना जो है वो बहलोल लोदी ने की थी। राइट, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, क्वेश्चन है DDT क्या है? एंटीबायोटिक है, अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है, अवशिष्ट खाद है या फिर डाइक्लोरोडाइफ्लोरोटाइटेनियम है? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? सो अगर बात करें DDT की तो ये इसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन या शॉर्ट में DDT। ओके, ये क्रिस्टलीय रंगहीन और गंधहीन कंपाउंड यानी यौगिक होता है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है एंड ये अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है। राइट, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब इसका जो उपयोग है वो फसलों पे छिड़काव किया जाता है DDT का। ओके, तो ये कीटनाशक है। सो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन इसका जो नाम है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। राइट, सो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि गोवा के दक्षिण में पश्चिम तटीय पट्टी के रूप में जाना जाता है। गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी के रूप में जाना जाता है किसे? सो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, मालाबार, कोंकण, कन्नड़ या फिर उत्तरी सरकार। क्या होगा करेक्ट आंसर? सो यहाँ पर मुंबई से लेकर त्रिवेंद्रम तक ये जो कोस्ट अवेलेबल है ये आपका है मालाबार कोस्ट। ओके, त्रिवेंद्रम तक ये है मालाबार कोस्ट इसका नाम है। यानी गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी के रूप में मालाबार कोस्ट को जाना जाता है। बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के निकटतम मुख्य वायुमंडलीय परत है कौन सी? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या फिर समताप मंडल? निकटतम जो वायुमंडलीय परत है वो कौन सी है? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, इसमें टोटल वायुमंडल का जो है 75% भाग इस वायु में इसमें होता है। ठीक है, यानी वायु का 75% भाग इसी वायुमंडल में होता है और ये पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य रूप से जिम्मेदार है, यानी CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के जिम्मेदार है। ऑप्शन है आपके ओजोन ह्रास, ग्रीन हाउस इफेक्ट, अम्ल वर्षा, धुंध। सो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका जो है ओजोन डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार है। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषक नहीं है? उर्वरक, एरोसोल, पारा लवण, कीटनाशक। जल प्रदूषक नहीं है। अगर बात करें जल प्रदूषक की तो वो एरोसोल नहीं है। एरोसोल वायु प्रदूषण का एक उपसमुच्चय है, ठीक है, यानी एरो सॉल्यूशन। ओके, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा SO2 प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक है? शैवाल, काई, ब्रायोफाइटा या फिर टेरिडोफाइट। SO2 प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक है काई। ओके, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है कि कचरे से छुटकारा पाने के लिए 3R का नियम शामिल है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है आपको बताना है। ओके, 3R कौन सा शामिल नहीं है? रिड्यूस, रीयूज़, रीजनरेशन या फिर रिसाइकल। जो शामिल नहीं है वो है आपका रिड्यूस, रीयूज़, रीजनरेशन या फिर रिसाइकल। क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा रीजनरेशन, यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ये शामिल नहीं है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि नहर सिंचाई की स्थानीय विधि कुल लोकप्रिय है कहाँ? केरल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर हिमाचल प्रदेश में। नहर सिंचाई की स्थानीय विधि कुल कहाँ लोकप्रिय है? ये आपका लोकप्रिय है हिमाचल प्रदेश में। ओके, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, कुल हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले जो छोटी स्थानीय सिंचाई की नहरें हैं वे आपकी कुल कहलाती हैं, ठीक है। मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र हैं जो वे, वहाँ पर इसका ज़्यादा उपयोग होता है, वहाँ ये आम स्रोत है, ठीक है, सिंचाई का। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ फिनिश होते हैं HTET के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस EVS सेक्शन के। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने आपको पहले से आते थे, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।